हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद जॉब वाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रमुख विदेशी यात्रियों के बारे में जानेंगे। विदेशी यात्री के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनके जो पुस्तक थे उससे हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो चलिए एक एक करके सभी विदेशी यात्रियों के बारे में हम लोग जानते हैं। इन विदेशी यात्रियों में सबसे पहला जो नाम है वो टेसियस का नाम मिलता था। यानी कि विदेशी यात्रियों में सबसे पहला जो नाम है वो टेसियस का नाम मिलता है। वो टेसियस जो था वो ईरान का यात्री था। टेसियस कहाँ का यात्री था? ईरान के यात्री था। और इसने भारत के संबंध में जो विवरण दिया वो बहुत ही आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण था, इसलिए इसके बातों को उतनी मान्यता नहीं दी गई। इस संबंध में आगे हम लोग देखेंगे तो अगला नाम हमें हेरोडोटस का मिलता है। हेरोडोटस ने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम हिस्टोरिका था। हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। हेरोडोटस के जो पुस्तक था उसमें उस समय यानी कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस का जो संबंध था उसके बारे में अच्छे से विवरण दिया हुआ है। इसलिए हेरोडोटस के पुस्तक के भारत के संबंध में विवरण को लेकर इसको मान्यता दी जाती है। ठीक है, अब अगला जो नाम मिलता है विदेशी यात्रियों में वो मिलता है मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज जो था वो जो सेल्यूकस निकेटर था उसका राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर जो था वो सिकंदर जो था भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में, उसी का ये प्रधान सेनापति था। जब सिकंदर की मृत्यु हो गई तो उसने भारत का जो विजित प्रदेश था उसको सेल्यूकस निकेटर ही संभाल रहा था। और सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा था। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही इंडिका नामक पुस्तक की रचना की और उसने मौर्य समाज के बारे में अच्छे से उस पुस्तक में प्रकाश डाली। यानी कि इंडिका में किसके बारे में जानकारी मिलती है? हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें इंडिका में जानकारी मिलती है। और इंडिका किसकी पुस्तक है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। अब अगला नाम देखते हैं तो अगला नाम मिलता है हमें डायमेकस का। डायमेकस जो था वो सीरियन नरेश एंटिओकस का राजदूत था। यानी कि डायमेकस जो था वो सीरियन का एक नरेश था, एंटिओकस उसी का राजदूत था। और किसके दरबार में आया हुआ था? बिंदुसार के दरबार में आया हुआ था। और बिंदुसार भी जो था वो मौर्य साम्राज्य से संबंधित था, यानी कि इसने भी मौर्य साम्राज्य के बारे में ही बताया। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमें डायनोसियस नामक एक यात्री का नाम मिलता है। डायनोसियस जो था वो मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस जो था उसी का राजदूत था। डायनेसियस जो था वो अशोक के दरबार में आया हुआ था। फिर आगे हमें टॉलमी मिलते हैं। टॉलमी जो थे वो 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक की रचना की। यानी कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक की रचना किसने किया? टॉलमी ने किया। कब किया? 2री शताब्दी में। 2री शताब्दी ईसा पूर्व नहीं, 2री शताब्दी में इसने भारत का भूगोल नामक पुस्तक का रचना की थी। फिर हमें प्लिनी मिलते हैं। प्लिनी ने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। यानी कि प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक कब लिखी थी? प्रथम शताब्दी में इसने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। फिर हम देखते हैं अब चीनी यात्रियों के बारे में, यानी कि प्रमुख चीनी यात्रियों के बारे में जानते हैं। तो चीनी यात्रियों के संबंध में सबसे पहला नाम जो मिलता है वो मिलता है फैयान का। किसका मिलता है? फैयान का। फैयान जो था वो कहाँ का यात्री था? चीन का यात्री था। और फैयान किसके दरबार में आया हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया हुआ था। देखिए यहाँ पर जो था मेगास्थनीज वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। ये मौर्य वंश से संबंधित है, ठीक है, लेकिन ये जो है गुप्त वंश से संबंधित है। गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली शासक भी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय ही था। यानी फैयान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया हुआ था। और इसने अपने पुस्तक में मध्य प्रदेश की जो जनता थे
मध्य प्रदेश के समाज को सुखी और समृद्ध बताया। यानी कि इसके फैयान का जो विवरण है उसमें मध्य प्रदेश का अच्छा विवरण देखने को मिलता है। फैयान जो था वो लगभग भारत में 14 वर्षों तक रहा था। फिर हम चीनी यात्री हेनसांग को देखते हैं। हेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के दरबार में आया हुआ था। कब आया था हेनसांग? 629 ईस्वी में हेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था और इसने अपनी यात्रा के संबंध में शिव की नामक पुस्तक लिखा। शिव की पुस्तक जो था उसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। एग्जाम में पूछता है कि शिव की जो पुस्तक है वो किसकी है, तो हेनसांग की पुस्तक है शिव की, और उसमें कितने देशों का विवरण मिलता है, तो 138 देशों का विवरण मिलता है शिव की में। और हेनसांग भी कहाँ के यात्री था? चीन के यात्री था। हेनसांग जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध से संबंधित ज्ञान प्राप्ति करने के लिए आया हुआ था। इसके समय जो थे नालंदा विश्वविद्यालय का, यानी कि हेनसांग के जो समय थे नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे हेनसांग के समय। फिर हम देखते हैं अरबी यात्री के। अरबी यात्रियों में हमें अलब्रूनी का नाम मिलता है। अलब्रूनी जो था वो गजनी के साथ भारत आया हुआ था। किसके साथ आया था? गजनी के साथ आया हुआ था। गजनी के साथ भारत आया और इसने किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना की। किताब उल हिंद जो था वो अरबी में था। इसका हिंदी में अनुवाद क्या होता है? भारत का भूगोल, सॉरी भारत की खोज। यानी कि इसका हिंदी में जो होता है अनुवाद वो होता है भारत की खोज। और इसने किताब उल हिंद में उस समय का जो राजपूत समाज था उसका अच्छा से विवरण दिया हुआ है। यानी कि राजपूत समाज का जो विशेषता था उसके बारे में इसने अपने पुस्तक में बताया है। फिर अरबी यात्री में हमें इब्न बतूता का नाम मिलता है। इब्न बतूता जो था ये भी अरबी यात्री था। इसके संबंध में बहुत ही एक रोचक कहानी मिलता है। जैसे कि इसने क्या हुआ था, दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में पहुंचा और इसके जो गुण था उससे प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली की काजी नियुक्त कर दिया। किसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया? इब्न बतूता का। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। यानी कि पूछता है कौन से अरबी यात्री थे जिसने दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक में भूमिका निभाई, तो कौन था? इब्न बतूता था। कब आया था? 1333 ईस्वी में। इससे पहले जो 2023 में दरोगा का मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि इब्न बतूता भारत में किस सदी में आया हुआ था, तो बहुत सारे स्टूडेंटों ने 13वीं सदी मार दिया 1333 जानकर। लेकिन नहीं, 1333 का मतलब हुआ ये 14वीं शताब्दी चल रहा है। यानी कि 13वीं शताब्दी समाप्त हुआ, 14वीं शताब्दी चल रहा है। यानी कि इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में भारत आया हुआ था। कब आया हुआ था? 14वीं शताब्दी में भारत आया हुआ था। इब्न बतूता भी अरबी यात्री था। फिर हमें तारानाथ का नाम मिलता है। ये जो थे तिब्बती यात्री थे। तारानाथ कहाँ के यात्री थे? तिब्बत के यात्री थे। इन्होंने कैंगूर तथा कैंगूर नामक पुस्तक की रचना की। यानी कि तारानाथ जो थे वो तिब्बत के यात्री थे और कैंगूर और तैंगूर नामक पुस्तक की रचना की थी। फिर हम लोग देखते हैं मार्कोलो को। मार्कोलो जो था वो 13वीं शताब्दी में भारत की यात्रा पर आया था और इसने पांड्य देशों के बारे में बताया। यानी कि मार्कोलो ने किसके बारे में बताया? पांड्य देशों के बारे में बताया था। देखिए चीनी यात्रियों में दो तो नाम आपको ऊपर मिल गया है, दो नाम मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इनका क्रम पूछ देता है। तो अगला नाम जो है चीनी यात्रियों में संयुगन। संयुगन भी कहाँ के यात्री था? चीनी यात्री था। संयुगन भी चीनी यात्री था। ये 518 ईस्वी में भारत में आया और लगभग 3 वर्षों तक भारत में रहा। यानी कि संयुगन कब आया था? 518 ईस्वी में, 3 वर्षों तक भारत में रहा। इति सिंह ये भी चीनी यात्री था। इसने 7वीं शताब्दी के अंत में चीन से भारत आया हुआ था। यानी कि एग्जाम में पूछेगा कि चीनी यात्रियों को उनके आने के क्रम में सजाए, तो सबसे पहला जो चीनी यात्री हो जाएंगे वो हो जाएंगे फैयान। उसके बाद जो नाम है वो है संयुगन।
क्योंकि सयुगन जो था वो 518 ईस्वी में भारत आया हुआ था। फिर अगला जो थे वो थे हेनसन। हेनसन कब आए हुए थे? 629 ईस्वी में हेनसन भारत आया हुआ था। सबसे अंत में नाम मिलता है चीनी यात्रियों में इतिसंग का। इतिसंग जो थे वो 7वीं शताब्दी के अंत में आए हुए थे भारत में। यानी कि इस तरह हमने प्रमुख विदेशी यात्री जो थे उनके बारे में अच्छे से जाने। फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।